हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर अपन लोग बात कर रहे थे विलेयता के बारे में, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी के अंदर अपन लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये क्या था कि ठोसों की द्रवों में विलेयता। आज अपन लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। राइट, यानी कि आप लोग क्या फोकस करें, गैसों की द्रवों में, यानी कि यहाँ पर द्रव तो अपने पास अधिक मात्रा में है और जो गैस है वो क्या है, कम मात्रा में, क्योंकि द्रव ऑलरेडी पड़ा है। उस द्रव के अंदर जो गैस है उसको क्या करनी है, मिक्स करनी है। यानी कि यहाँ पर जो द्रव होगा, जो लिक्विड होगा, वो तो अपने पास विलायक की भांति बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पर जो गैस होगी वो किसकी भांति करेगी, रिएक्ट अपने पास, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, विलायक की भांति। यानी कि अपने पास यहाँ पर द्रव तो एक विलायक है, जबकि अपने पास यहाँ पर जो गैस है वो एक प्रकार की क्या है, विलय है। तो अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने पास गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर इसके जो इफेक्टिव जो रीजन है वो कौन कौन से हैं, तो इसके इफेक्टिव रीजन अपने पास टोटल 4 प्रकार के हैं। पहला तो अपने पास कौन सा है, प्रकृति, दूसरा कौन सा है, ताप, तीसरा है अन्य पदार्थ, और चौथा क्या अपने पास, दाब का प्रभाव। तो चारों के बारे में अपन लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने पास पदार्थ की प्रकृति के बारे में फोकस करेंगे। अपन लोगों ने इसे पहले वाले टॉपिक के अंदर जो डिस्कस किया था ना, उसी के ऊपर। जैसे पदार्थ की प्रकृति की बात आएगी तो अपन लोग क्या बोलेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि समान समान को घोलता है। फिर इसके बाद बात करेंगे ताप के बारे में, फिर अन्य पदार्थ के बारे में, और फिर दाब के प्रभाव में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव वाला टॉपिक अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को अपन लोग कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन लोग देखें तो भी अपने लिए दाब का जो प्रभाव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर दाब के इफेक्ट के अंदर अपन लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे, वो भी 2 रूप में पढ़ेंगे। एक बार तो इसकी सिंपल फॉर्म होगी, और दूसरी बार इसकी जो मोल अंश वाली जो कंडीशन है उसके अंदर अपन लोग कंप्लीट तरीके से हेनरी के नियम को डिस्कस करेंगे। यानी आज के टॉपिक के अंदर अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी के बारे में एक एक टॉपिक लेंगे और सभी को अपन लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही वो बताया था रूल, उसी को फोकस करते हैं। और प्रकृति में अपने पास जो रूल होता है वो क्या होता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इसका क्या मतलब हुआ, समान समान को घोलता है। पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया था, वो सेम थिंग है, यहाँ पर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि यदि अपने पास यहाँ पर बात करेंगे समान समान को, तो यहाँ पर समान समान का मतलब होगा पदार्थ की प्रकृति, यानी कि वो ध्रुवीय प्रकृति का है या फिर अध्रुवीय प्रकृति का है। तो ध्रुवीय वाला क्या करता है, ध्रुवीय वाले को घोलता है, और जो अध्रुवीय वाला होता है वो क्या करता है, अध्रुवीय वाले को घोलता है। लेकिन यदि आप लोग ध्रुवीय के अंदर यदि आप लोग अध्रुवीय को मिक्स करोगे तो वो उसके अंदर घुलने वाला नहीं है। राइट, यानी पदार्थ की प्रकृति में अपन लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ध्रुवीय ध्रुवीय को घोल देगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोल देगा। लेकिन यदि ध्रुवीय के अंदर यदि अपन लोग अध्रुवीय को मिक्स करेंगे तो वो उसके अंदर घुलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अपन लोग कुछ बाय डिफॉल्ट एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे अपन लोग चेक करते हैं, अपने पास यहाँ पर जो गैस है जो कि कम मात्रा में, अपन लोग एग्जांपल के तौर पे यूज करते हैं अमोनिया, यानी कि NH3। और यदि अपन लोग अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो एक प्रकार का होता है वो अपने पास कैसा होता है, ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ये सबको पता है अच्छे से। और एक अपने पास क्या होता है H2, इसके भी 2 भाग बन जाते हैं अपने पास, H प्लस और OH-, यानी कि इसकी प्रकृति भी कैसी होती है अपने पास, ठीक है, ध्रुवीय। और यदि अपन लोग चेक करें दोनों के दोनों की प्रकृति अपने पास यहाँ पर ध्रुवीय हो रही है, यानी कि ये पदार्थ कैसा हो जाएगा, विलय हो जाएगा। राइट, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, दोनों के दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं, यानी कि इजीली विलय हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं अपन लोग एग्जांपल के बारे में, आप लोग प्लीज अच्छे से फोकस करें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2 यानी कि डाइहाइड्रोजन। अब H का बॉन्ड किसके साथ में है, H के बॉन्ड के साथ में है। दोनों एक दूसरे की द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। कुल द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यानी कि यहां पर अपन लोग बात करें तो ये H2 एक प्रकार की कैसी प्रकृति का होता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अध्रुवीय प्रकृति का होता है। और यदि अपन लोग यहाँ पर H2 गैस को यदि जल यानी कि लिक्विड के अंदर यदि अपन लोग यहाँ पर मिक्स कर देंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, H2 तो अध्रुवीय है और यहाँ पर H2 क्या ध्रुवीय प्रकृति का है। तो ये अपने पास विलय नहीं होगा, बल्कि ये अपने पास कैसा हो जाएगा, अल्प विलय हो जाएगा।
राइट। तो अपन लोगों ने इसका बाय डिफॉल्ट एग्जांपल भी चेक किया। आप लोग प्लीज एक बार वापस कंप्लीट तरीके से चेक करें। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति में क्या बोलेंगे, समान समान को बोलता है, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति वाला ध्रुवीय प्रकृति वाले के अंदर इजीली विलय हो जाएगा, ठीक है। अध्रुवीय वाला अध्रुवीय के अंदर इजीली विलय हो जाएगा, लेकिन कभी भी ध्रुवीय वाला अध्रुवीय के अंदर इजीली अपने पास कंप्लीटली सॉल्युबल होने वाला नहीं है, पूर्ण तरीके से विलय होने वाला नहीं है। बाय डिफॉल्ट एग्जांपल क्या था, अमोनिया यहाँ पर अपने पास जो गैस अवस्था के अंदर है, H2 अपने पास यहाँ पर लिक्विड स्टेट के अंदर है, लेकिन दोनों ही ध्रुवीय प्रकृति के हैं, इसीलिए आराम से विलय हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर H2 तो अध्रुवीय प्रकृति का है, और यहाँ पर सॉरी हाँ H2 यानी कि अपने पास डाइहाइड्रोजन गैस, वो तो अपने पास अध्रुवीय प्रकृति की है, लेकिन H2O ध्रुवीय प्रकृति का है। एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय होने के कारण ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, ये कैसा हो जाएगा, अल्प विलय हो जाएगा। तो ये तो बात अपन लोगों ने किसके बारे में कंप्लीट वो डिस्कस कर दी, पदार्थ की प्रकृति के बारे में। अब बात करते हैं अपन लोग दूसरी, वो अपने पास कौन सा वाला है, ताप का इफेक्ट। प्लीज चेक करते रहना अच्छे से, ताप का इफेक्ट यानी कि ताप का प्रभाव। अब ताप का जो इफेक्ट है यहां पर, क्योंकि गैसों की द्रवों में विलयता है और गैसों की द्रवों में विलयता, इससे पहले वाला टॉपिक जो अपन लोगों ने डिस्कस किया वो ठोसों की द्रवों में विलयता थी। वहां पर अपन लोगों ने उष्माक्षेपी के लिए अलग रूल्स फॉलो किए थे, उष्माक्षेपी के लिए अलग रूल फॉलो किए थे, लेकिन गैसों की द्रवों में जो विलयता होती है। अभी बात करते हैं अपन लोग इसके टेम्परेचर के बारे में, ताप के जो इफेक्ट है उसके बारे में। तो इससे पहले अपन लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था ठोसों की द्रवों में विलयता। तो उसमें क्या था कि अपने पास एक तो उष्माक्षेपी प्रक्रम आ रहा था और एक क्या हो रहा था, उष्माशोषी प्रक्रम आ रहा था। उष्माक्षेपी प्रक्रम में विलयता का अलग कॉन्सेप्ट था, उष्माशोषी के अंदर वापस अलग चीजें आ रही थी। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूंगा, जो गैसों की द्रवों में विलयता होती है ना, वो हमेशा उष्माशोषी प्रक्रम होता है। उष्माशोषी प्रक्रम से क्या तात्पर्य हुआ कि अपने पास ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण किया जाता है, उष्मा को ग्रहण किया जाता है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और उष्माशोषी अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है कि जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, उसकी जो विलयता होती है, उस विलयता के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि अपन लोग यहाँ पर गैसों के द्रवों में जो विलयता, उसमें टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में क्या बोलने वाले हैं कि जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि हो जाएगी, वैसे वैसे उसकी विलयता के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। बात क्या चल रही थी, गैसों की द्रवों में विलयता, राइट। तो आप लोगों को टेम्परेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इजीली समझ में आ गया होगा। ये टेम्परेचर वाला जो इफेक्ट होता है उसको अपन लोग लासातीले का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा एडजस्ट करते हैं, उसी के अनुसार अपने पास ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ताप का प्रभाव कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे किसी भी अपने पास रासायनिक अभिक्रिया उसमें गैसों की द्रवों में विलयता हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि ताप में वृद्धि करने पर उसकी जो विलयता होती है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, उसके मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, राइट। अभी अपन लोग बात करने वाले दाब के प्रभाव के बारे में, और वापस कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को, दाब का जो प्रभाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दाब के इफेक्ट आप लोगों को कंप्लीटली मुंह पर है जैसा का जैसा याद करवाने के मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा, और आप लोग भी प्लीज रेडी हो जाओ, ठीक है। तो प्लीज इससे पहले अपन लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस किए, एक बार प्लीज आप लोग इसको फटाफट चेक कर दीजिए, रिवाइज कर देते हैं। गैसों की द्रवों में जो विलयता है उसको प्रभावित करने वाले टोटल कितने कारक है अपने पास, ठीक है, 4 कारक है। पहला प्रकृति, तो इसके बाद ताप, इसके बाद अन्य पदार्थ, इसके बाद जो दाब उसका प्रभाव। अन्य पदार्थ वाला टॉपिक डिस्कस किया नहीं हम लोगों ने, अभी कर देते हैं। अन्य पदार्थ से क्या मतलब है, यदि किसी भी अपने पास, यदि कोई भी अपने पास सॉल्यूशन है और यदि उसके अंदर अन्य पदार्थ मिक्स किया जाता है और यदि वो अन्य पदार्थ क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, यदि अभिक्रिया करता है, राइट, यानी कि वो उसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, यदि वो अभिक्रिया करेगा तो उसकी विलयता जो होती है, उसकी विलयता के मान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अपन लोगों ने कोई भी जब अपने पास गैसों की द्रवों में जो था विलयन कंप्लीट सॉल्यूशन था, उसमें अपन लोगों ने कोई अलग से जो पदार्थ है वो मिक्स कर दिया, और वो अलग पदार्थ यदि रिएक्ट कर रहा है, यदि वो अभिक्रिया कर रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि उसकी विलयता के मान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन यदि वो अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, वो जाकर के वो अविलय रहता है, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन करने वाला नहीं है, तो उसकी विलयता के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अन्य जो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास एलिमेंट्स है, अन्य जो पदार्थ, उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, यदि अन्य पदार्थ यदि अपने पास उस विलयन के साथ में यदि रिएक्शन करता है तो विलयता के मान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन यदि वो अन्य जो पदार्थ यदि वो अभिक्रिया नहीं करता है तो विलयता के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, राइट। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, राइट। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे दाब के प्रभाव के बारे में और उसको कंप्लीट तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन लोग वापस अपने आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बी अटेंशन प्लीज, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट तरीके से चेक करोगे, इसकी हर छोटी चीज के ऊपर फोकस करना है आप लोगों को, राइट। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अंदर अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो ये है कि अपने पास इसके अंदर टेम्परेचर की जो वैल्यू वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, प्लीज चेक करें एक बार। इस नियम के अनुसार या फिर इस नियमानुसार स्थिर ताप पर यहां पर बात चल रही है गैसों की द्रवों में विलयता, राइट। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि गैसों की द्रवों में विलयता, गैसों की द्रवों में विलयता। प्लीज अच्छे से फोकस करना आप लोग, ठीक है। उसके दाब के समानुपाती होती है। हाँ, तो प्लीज चेक करें आप लोग अच्छे से। हेनरी का नियम क्या अपने पास ऑफ करता है कि यदि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो गैसों की द्रवों में जो विलयता होती है, वो गैसों की द्रवों में जो विलयता होती है उसकी दाब भी कैसी होती है, समानुपाती होती है। यदि अपन लोग ये मान लें, यदि गैसों की द्रवों में विलयता, यदि विलयता को यदि m से रिप्रेजेंट करें, वो दाब को किससे करें, p से रिप्रेजेंट करें, तो हेनरी के अनुसार क्या होने वाला है, कंप्लीट तरीके से अपन लोग रूल पे फोकस कर रहे हैं। तो हेनरी के अनुसार क्या होने वाला है, हेनरी के अनुसार अपने पास m समानुपाती क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, राइट। ओके, और आप लोग यहाँ पर प्लीज कंप्लीट तरीके से ये फोकस कर सकते हैं, m समानुपाती p का जो नियम होता है वो नियम ही अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, हेनरी का नियम कहलाता है। आप लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक वो समझ सकते हैं, हेनरी के नियम की शॉर्ट ट्रिक होती है एमपी। एमपी का मतलब क्या हुआ, m समानुपाती p। आप लोग m को क्या समझोगे, गैसों की द्रवों में विलयता। आप लोग p को क्या समझोगे, ठीक है, कि अपने पास यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, दाब हो रहा है, यानी कि गैसों की द्रवों में जो विलयता होती है उसके दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है। यदि अपने पास किसी कंडीशन में दाब की वैल्यू का मान जितना ज्यादा होता है, विलयता का मान भी उतना ही ज्यादा होता है। यदि दाब का मान कम रखा जाएगा तो विलयता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा, ठीक है, कि अपने पास यदि अपन लोग यदि एलपीजी अपने पास अपने वो घरों में अपन लोग उसका उपयोग करते हैं, एलपीजी गैस को जो अपनी गैस की टंकी में वो भरा जाता है ना, तो क्या किया जाता है, उसको अधिक दाब के ऊपर भरा जाता है। और यदि उसको अधिक दाब के ऊपर भरते हैं तो उस गैस की जो द्रव में जो विलयता होती है, यानी कि लिक्विड के अंदर जो गैस आती है अपने पास एलपीजी की, उसकी जो अपने पास सोल्युबिलिटी होती है, विलयता का मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन दाब के मान को कम कर दे, यदि अपन लोग गैस की टंकी को खोल दें या फिर उस कंडीशंस को फॉलो कर दें, तो क्या होने वाला है अपने पास, राइट। ओके, उसकी विलयता कम हो जाएगी, गैस जो द्रव है उसके अंदर से निकल के क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार से अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स वगैरह होती है, उसमें भी क्या हो अपने पास क्या जाता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है। मिक्स करते हैं तो उसके अंदर उसकी दाब की वैल्यू को क्या रखा जाता है, बहुत ज्यादा। दाब की वैल्यू को जब बहुत ज्यादा रखते हैं तो क्या होता है कि उसकी विलयता भी उसके अंदर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कहने का सिंपल मतलब क्या हुआ, अपने पास स्थिर ताप पर गैसों की द्रवों में जो विलयता होती है उसके दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है। यदि गैसों की द्रवों में विलयता को m से रिप्रेजेंट करें और यदि दाब को p से वो अपन लोग रिप्रेजेंट करें, तो हेनरी के अनुसार क्या हो जाएगा, m समानुपाती p हो जाएगा। आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन लोग इसका जो हेनरी का जो एक नियम और है मोल अंश, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ, तो अभी अपन लोग बात करेंगे मोल अंश के रूप में। किसके रूप में, मोल अंश के रूप में।
प्लीज अच्छे से फोकस करना, मोल अंश के रूप में क्या होने वाला है, राइट। ओके, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अपन लोगों को स्टार्ट क्या लेना अच्छे से पता है, इस नियमानुसार सेम कंडीशन है, टेम्परेचर अपने पास कांस्टेंट होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, प्लीज अच्छे से फोकस करना, यहां पर आंशिक दाब के बारे में बात हो रही है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, राइट। और ये नियम ही अपने पास क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। तो हेनरी के नियम की दो फॉर्म होगी, एक तो अपने पास नॉर्मल फॉर्म, दूसरी कौन सी वाली हो गई, मोल अंश के रूप में। तो इसमें अपन लोग क्या बोलेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अब अपन लोग यदि ये मान लें, यदि आंशिक दाब क्या हो, P हो, P को मतलब प्रेशर से अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यदि आंशिक दाब P तथा गैस का मोल अंश क्या हो, X गैस हो, तो हेनरी के अनुसार क्या हो जाएगा, हेनरी के अनुसार क्या हो जाएगा अपने पास, चेक करें प्लीज आप लोग, ठीक है। P का जो मान है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, यहां पर X और यहां पर क्या हो जाएगा, गैस। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहां पर समानुपाती चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आ जाएगा, और यहां पर जो स्थिरांक आता है वो आता है KH, और यहां पर अपने पास हो जाएगा X गैस, और X गैस के अकॉर्डिंग यदि बात चल रही है, यहां पर KH आ रहा है, यहां पर KH अपने पास एक समानुपाती स्थिरांक है, और उस KH को अपन लोग कहते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, हेनरी स्थिरांक। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी के नियम को अपन लोगों ने टोटल दो फॉर्म पढ़ी, एक तो अपने पास क्या थी, बिल्कुल सामान्य फॉर्म, दूसरी क्या थी इसकी, मोल अंश के रूप में। तो मोल अपने पास हेनरी के नियम की जो सामान्य फॉर्म थी उसके अंदर अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया कि किसी अपने पास कोई भी, यदि अपने पास सीधी कोई गैस है तो उसको अपन लोगों ने शॉर्ट ट्रिक बदले थे, मैंने कहा था MP, यानी कि स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्यों में जो विलेयता की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, दाब के समानुपाती होती है। और दूसरे जो अपने पास था मोल अंश की फॉर्म के अंदर हेनरी का नियम, वो क्या था अपने पास, स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है उस गैस के मोल अंश के कैसा होता है, समानुपाती होता है, राइट। तो आगे की जो क्लास है उसके अंदर अपन लोग वापस बात करेंगे कि हेनरी के नियम की कौन कौन सी सीमाएं हैं, और हेनरी के जो नियम के जो अनुप्रयोग है, जैसे एनोक्सिया हो गया, स्टॉप हो गया, किसी भी बोतल के अंदर अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं तो उसी कंडीशन क्या होती है, वो सारी की सारी बातें अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल के ऊपर बने रहे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को और भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।